हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आप सभी के बीच में मैं एक वीडियोज़ लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आज आप सभी के लिए पढ़ाऊंगा मैं पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर होगा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। सेकंड बुक का ये पहला चैप्टर है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ठीक है, और इसी चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन भी शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्र निर्माण का अर्थ होता ही है पूरे राष्ट्र को एकजुट करना। यानी कोई एक देश है और एक देश के अंदर कोई देश है और देश के अंदर जितने भी लोग हैं सभी लोगों को एकजुट होकर के रखना। यानी कहने का मतलब क्या है कि देश के अंदर होते हैं राज्य। ठीक है, तो सभी राज्यों को एकजुट करके रखना ही एक राष्ट्र निर्माण का अर्थ होता है। और अगर आगे समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले अगर हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो सभी को मालूम है हमारा देश आज़ाद जो होता है 1947 के समय में हुआ था। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश में तो संविधान जो था, संविधान बनाने के लिए और इसके अलावा अगर बात किया जाता है कि देश में संविधान बनाने के लिए और उसे लागू करने के लिए कई सारे तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन उससे पहले कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 में एक तरफ से हमारा देश जो आज़ाद होता है तो उस समय हमारे देश के अंदर राष्ट्र को निर्माण करने में यानी लोकतांत्रिक देश बनाने में हमारे देश को कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ठीक है, हमारे देश को लोकतांत्रिक बनाने के लिए कई सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, किस आधार पे, तो जनसंख्या के आधार पर यहाँ पे बंटवारा किया गया। ठीक है, बड़ा राष्ट्र होने के नाते भारत के सामने आज़ादी के बाद सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या थी? एक अखंड राष्ट्र का निर्माण करना। ठीक है, देश तो आज़ाद हो गया। देश आज़ाद होने के बाद ठीक है हमारे देश की जनसंख्या थी, जनसंख्या के आधार पर हमारे देश में ठीक है सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या आई? जनसंख्या के आधार पर बड़े राष्ट्र के निर्माण होने के नाते, है ना, भारत के सामने आज़ादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी एक अखंड राष्ट्र का निर्माण करना। क्या करना? एक अखंड राष्ट्र का निर्माण करना। ठीक है, हमें पता है कि हमारे देश के अंदर जो ब्रिटेन थे उस समय, ब्रिटेन का जो लगभग था 200 साल से राज था। कितने सालों से? 200 साल से वो औपनिवेशिक शासन के बाद, है ना, वो औपनिवेशिक शासक थे। हमारे यहाँ पे औपनिवेशिक शासक के रूप में वो काम कर रहे थे। ठीक है, और 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत आज़ाद हुआ। सबको मालूम है कि भारत आज़ाद होने के पीछे तो दो ही चीज़ था, भारत प्लस पाकिस्तान, है ना। भारत पाकिस्तान दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? 1947 के समय में एक दूसरे से अलग होते हैं और वहीं अलग होना ही ठीक है भारत की एक आज़ादी का कारण बनता है। ठीक है, तो भारत आज़ाद हुआ और इसका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। ठीक है, और इसी आधी रात को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिनकी बात करते हैं, उन्होंने एक भाषण दिया था संविधान सभा के विशेष सत्र में एक भाषण दिया था जिसका नाम था, क्या था? ट्रिस्टी विद डेस्टिनी नामक एक उन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, राष्ट्र निर्माण के चुनौतियों के कंडीशंस में। ठीक है, और ये जो था जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ उसी आधी रात के दिन उन्होंने एक भाषण दिया था जिस भाषण का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। याद करके रखना, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, अगला अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि संविधान सभा में इस दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के समय में उठाई गई मांगों को रखा गया और दो बातों को माना गया। उस समय संविधान सभा के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के समय में उठाई गई मांगों को रखा गया। यानी राष्ट्रीय आंदोलन के समय ये कुछ मांगें उठाई गई थी, इन मांगों को रखा गया। इसमें दो बातें माना गया। पहली बात क्या था कि देश में लोकतांत्रिक सरकार का गठन होगा। पहला कंडीशन क्या था कि देश में क्या होगा कि एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन होगा। और दूसरा जो गरीब होंगे और कमज़ोर वर्ग होंगे उनके लिए सरकार काम करेगी और सभी हितों को ध्यान रखा जाएगा। यानी जितने भी लोग हैं सभी लोगों को क्या किया जाएगा? ध्यान रखा जाएगा। इस तरह से हमारे पास राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के सामने आया। ठीक है, हमारे पास क्या आता है? 3 चुनौतियाँ। कंडीशंस क्या है समझने की कोशिश करना आप सबसे पहले कि तो राष्ट्र के निर्माण करते समय हमारे देश में 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, इन 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसमें से पहला आता है विविधता में एकता। विविधता का मतलब होता है अलग अलग बटना, है ना। विविधता और एकता का मतलब हो गया कि एकता के सूत्र में बंधित होना, एक साथ एकजुट होना। तो देखा जाए तो उस समय हमारे देश में जो देखा जाए हमारा देश जो था पूरी तरह से अलग थलग पड़ा हुआ था क्योंकि हमारे देश में धर्म
अलग धर्म के लोग थे, जाति, समाज, भाषा, संस्कृति हमारे देश के अंदर अलग अलग थी, है ना। हमारे देश की जो जाति धर्म देखते हैं तो कई सारे धर्मों को लोग यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग मनाने वाले थे, अलग अलग जाति को मानने वाले लोग थे, कई भाषाएं बोलने वाले थे। इनकी हमारे देश की संस्कृति भी थी वो अलग थी, है ना। इनमें कई सारी विविधताएं पाई जाती थी। इसके अलावा अगर भारत के आकार की देश करें तो भारत अपने आकार में एक महादेश के बराबर था। और स्वतंत्रता के बाद पहली बार चुनौती विश्व के समक्ष यही थी कि यहाँ पे विद्यमान जो जितने भी धर्म है, जाति है, भाषा और संस्कृति के, उनमें विविधता को संपूर्ण देश में एकता के धागा में कैसे बंधित किया जाए, इनकी सबसे बड़ी समस्या थी। ठीक है, क्योंकि पहले यह धारणा थी कि इतनी विविधता के साथ भारत का एकजुट रह पाना मुश्किल है। क्योंकि अगर किसी भी देश में अगर राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, हम किसी देश का अगर राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, अगर उस देश में अगर लगातार विविधता ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाएगी, ठीक है, तो भारत को एकजुट करने में, यानी किसी भी देश को एकजुट करने में मुश्किल आना ही है। ठीक है, तो इस समय सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत को एकता के सूत्र में कैसे बंधित किया जाए, क्योंकि भारत उस समय पूरी तरह से विविधता के रूप में अलग अलग तरीके से बटा हुआ था और अलग अलग तरीके से यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग जो थे अपने अपने धर्म को मनाई दे रहे थे। यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग थे, भाषाएं उनकी अलग अलग थी, पूरी संस्कृति अलग थी। सभी लोग, कोई ये नहीं चाहता था कि पूरे देश के अंदर, ठीक है, हमें किसी और से कोई मतलब है। सभी लोग अपने अपने बारे में ही सोचते थे। इसलिए हमारे देश में इनकी कई सारे कंडीशंस सामने आई है। ठीक है, एवं इस समय भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बनाना और बनाए रखना उस समय का सबसे बड़ा चुनौती था। उस समय हमारे देश में सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि एकता कैसे बनाए रखा जाए, और उस समय की सबसे बड़ी चुनौती ये थी, ठीक है, क्षेत्रीय अखंडता को कैसे बनाया जा सकता है ना। सेकंड कारण है ये, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना। 3 चुनौतियों में पहला चुनौती था एकता के सूत्र में बंधित करना, और दूसरा आ गया क्या, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना। अब भारत ने कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात क्या थी कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाना एक बहुत बड़ी समस्या थी। इनमें दूसरी सबसे बड़ी समस्या माना गया है इसको, ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना करना। इसके लिए जो है सबसे पहले इन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्ताव किया, ठीक है, प्रस्तावों के द्वारा इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को लाया और नागरिकों को मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान की गई। देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने के लिए, ठीक है, हमारे देश के सरकार के द्वारा यानी नेहरू रिपोर्ट को सबसे पहले प्रस्तुत किया गया, है ना। उसकी प्रस्ताव लोगों के समक्ष रखा गया और लोगों को उनके मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया, बताया गया, और उनको ये विशेष तरीके से स्वतंत्रता प्रदान की गई, जिस वजह से ये एक बहुत बड़ी समस्या थी लोगों के समक्ष की कि कैसे उनको हैंडल किया जाएगा, उनको कैसे एकजुट किया जाएगा। एकजुट करना एक बहुत बड़ी समस्या थी और एक समस्या से निपटना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कैसे इन तमाम प्रक्रियाओं से, तमाम प्रोसेस से होकर के इससे हम बाहर निकल सकें। ठीक है, अब तीसरा सबसे बड़ा कारण, तीसरा कारण बताते हैं। तीसरा क्या कारण था, समाज का विकास। अब रही बात पहला एकता के सूत्र में बंधित करने की, तो एकता के सूत्र में हमने बंधित करने के लिए पूरा प्रक्रिया अपनाया और एकता के सूत्र में हमने उसे बंधित कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा हमारे पास समस्या क्या आया था, तांत्रिक व्यवस्था का संकट। लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे पूरे देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना किया जाएगा। और तीसरा था समाज का विकास। समाज का विकास किस प्रकार से किया जाए, तो समाज के विकास का हम बात करते हैं तो समाज के विकास के लिए सरकार का मानना था कि इसमें संपूर्ण समाज का हित होना चाहिए, न कि किसी एक तबके का। मतलब क्या है, समाज ये मानना चाहता था कि संपूर्ण समाज का विकास होना चाहिए, यहाँ पे किसी एक तबके का विकास नहीं होना चाहिए। और इसके लिए संविधान में यह भी कहा गया था कि सबके साथ समान बर्ताव होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें लेकर के आया गया, जिसके तहत समाज का विकास की प्रक्रिया अपनाई गई। और विकास की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग इसमें संपूर्ण समाज का हित होना चाहिए, न कि किसी एक तबके का होना चाहिए। इस तमाम चीज़ों पर स्टडी किया गया और इसके लिए संविधान में यह भी कहा गया था कि सबके साथ समान बर्ताव होना चाहिए, यानी सबके साथ क्या होना चाहिए, समान बर्ताव होना चाहिए। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए देश के सभी वर्गों एवं समाजों के पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान है। यानी जो समाज के अंदर जो पिछड़े वर्ग थे और जो वंचित वर्ग थे, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया। ठीक है, जैसे लोक कल्याण के लिए नीति निर्देशक तत्वों को स्पष्ट रूप से किया, यानी लोक कल्याण के लिए क्या लाया गया, लोक कल्याण के लिए नीति निर्देशक तत्व लाया गया। लोक कल्याण के लिए, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को लाया गया। किसको लाया गया, नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के आया गया। नीति निर्देशक तत्व वो तत्व होता है जो मौलिक अधिकार के अलावा हमें, ठीक है, अधिकार प्राप्त कराता है। ठीक है, इसके साथ साथ ही आर्थिक विकास और गरीबी खत्म करने की चुनौती भी बनी हुई थी। यानी हमारे देखें तो आर्थिक विकास जो है और गरीबी खत्म करने की चुनौती भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि उस समय भारत में बहुत सारे लोग जो है उस समय गरीबी से जूझ रहे थे। गरीबी हमारे देश में व्याप्त मात्रा में फैली हुई थी। अगला टॉपिक आता हमारे पास विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। अब विभाजन के कारण
ठीक है। विभाजन के कारण अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह छोड़ करके जाना, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है, दूसरे जगह जाना। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी कि कैसे हम विस्थापन करें, पुनर्वास, वहाँ दूसरे जगह जा करके निवास करना, ठीक है, वहाँ पे जा करके हम कैसे निवास कर सकते हैं, ठीक है, पुनर्वास यानी जा करके वहाँ पे दूसरे जगह निवास करना, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे दिख रहे हैं, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने, है ना, ये उस दिन का जो अगर हम बात करते हैं जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन का ये चित्र यहाँ पे सामने शो किया गया है और इसी चित्र के अंतर्गत दिखाया गया है कि कैसे ये अपना भाषण में लोगों के समक्ष, ये पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातों को कैसे लोगों के समक्ष लेकर के आ रहे हैं। इसमें बताया गया है कि 1947 की आधी रात को केवल भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान नाम का भी राष्ट्र बना। ब्रिटिश इंडिया के दो भागों में विभाजित कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान। उस समय जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया उसका दो पार्ट बना, एक बना भारत और दूसरा बना पाकिस्तान। 1940 के दशक में मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की बनाने की मांग कर दी, जिसे द्विराष्ट्र के सिद्धांत की बात की गई, ठीक है। अब हुआ क्या, 1940 के समय, 1940 के समय मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग, है ना, अगर हम मुस्लिम लीग की बात करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी और इन्होंने क्या कर दी, ठीक है, पाकिस्तान की मांग, अलग राष्ट्र की मांग कर दी, एक अलग राष्ट्र की मांग दी, अलग राष्ट्र, एक अलग राष्ट्र की मांग कर दी, ठीक है, जो अलग राष्ट्र की इन्होंने मांग की, ठीक है, 1940 ईस्वी में। और इन्हीं के वजह से द्विराष्ट्र का कंडीशन उत्पन्न हुआ। द्विराष्ट्र किसको बोलते हैं, ठीक है, द्विराष्ट्रीय कंडीशंस उत्पन्न हुआ, जिसको द्विराष्ट्रीय सिद्धांत भी बोला जाता है यहाँ पे, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, ठीक है। कांग्रेस ने, उस समय कांग्रेस जो थी, कांग्रेस ने इसका विरोध किया, लेकिन बाद में इससे मांग को मान लिया गया, ठीक है। हालांकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि ये गलत है, लेकिन उस समय जो सरकार थी उन्होंने बाद में इसकी बात को मान ली, ठीक है, सरकार ने इनकी बातों को मान लिया। अगला टॉपिक था विभाजन की प्रक्रिया। विभाजन की प्रक्रिया किस प्रकार से हुई थी, तो देखो, सबसे पहले अगर विभाजन के समय यह निर्णय हुआ कि जिस स्थान को इस समय इंडिया के नाम से जाना जाता है उसको दो देशों में विभाजित किया जाएगा, और यह फैसला पीड़ादायक और बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। यानी अब क्या है कि जिस देश को, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जिस स्थान को अगर देखें तो जिस स्थान को इंडिया के नाम से जाना जाता था, अब उसे दो देशों में विभाजित किया जा रहा है। अब अगर रही बात, अगर इंडिया को जब दो देशों के बीच में बांटा जाएगा, ठीक है, तो किसी को भी पता चलेगा कि जब हम एक राष्ट्र को, पूरे राष्ट्र को दो हिस्सों में अगर हम बांट कर देते हैं, ठीक है, दो अलग अलग हिस्सा बना देंगे, ठीक है, तो वहाँ पीड़ादायक होगा ही होगा। अगर एक घर के अंदर दो चूल्हा बन जाए तो कहने का मतलब लगता है ना कि ये घर पूरा बर्बाद हो गया। वैसे ही था कि एक देश के अंदर अब पूरे दो हिस्सा बना दिया गया, तो इस देश की एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ा चुनौती था जिसको सामना करना पड़ा था। इस विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक को रखा गया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये आई थी उस समय कि भाई देश को बंटवारा किया कैसे जाए, क्योंकि उस समय अगर देखा जाए तो विवाद काफी ज्यादा चल रहा था, और विवाद था किसका, हिंदू मुस्लिम विवाद। उस समय देश के अंदर एक ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि हिंदू इलाके में मुस्लिम नहीं जाते थे, हिंदू इलाका है उसमें मुस्लिम की एंट्री नहीं थी, मुस्लिम नहीं जाते थे, और मुस्लिम इलाके में हिंदुओं की एंट्री नहीं थी, हिंदुओं की एंट्री बंद थी, क्योंकि अगर ये गलती से अगर चले भी जाते थे तो कोई जिंदा बचकर आता भी नहीं था। इसलिए ये स्थितियाँ इतनी खराब बनी हुई थी कि इसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल का सामना करना था, ठीक है। तो भी अब इसी आधार पर सब कुछ देखते हुए उन्होंने धार्मिक बहुसंख्या को आधार बनाया। धर्म के नाम पर ही उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम का बंटवारा किया जाए, यानी जिस जगह पे बहुसंख्यकवाद होगी, जिसकी जगह पे, यानी हिंदुओं की संख्या जिस जगह पे होंगी उसे हिंदुस्तान कहा जाएगा। मानव की आबादी वाले राष्ट्र को पाकिस्तान और हिंदू आबादी वाले राष्ट्र को भारत कहा गया या हिंदुस्तान कहा गया, ठीक है। ये चीज़ें थी जानने वाली, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे ऊपर, हमारे पास आता है क्या है, विभाजन की प्रक्रिया के समय। अब आता है क्या है कि भाई विभाजन की प्रक्रिया के समय सबसे बड़ी समस्या आई क्या थी, तो पहली सबसे बड़ी समस्या थी कि कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो। केवल दो विपरीत
दिशा में ही मुस्लिम आबादी थी और इसे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का नाम दिया गया। शेष बचे हिंदुस्तान को भारत कहा गया। ठीक है, यानी दो ऐसे जगह थे जहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए उस जगह को, यानी एक जगह पश्चिम में था और दूसरी जगह पूर्व में था। तो पश्चिम में जो था उसको पश्चिमी पाकिस्तान का नाम दे दिया गया और जो पूर्व में था उसे पूर्वी पाकिस्तान कह दिया गया और यही पूर्वी पाकिस्तान आगे चल करके बांग्लादेश कहलाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। विभाजन की प्रक्रिया के सामने समस्याएं, दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि मुस्लिमों का पाकिस्तान न जाना, और यह भी समस्या बेहद चिंताजनक था क्योंकि बड़ी संख्या में मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान में जाने के को राजी नहीं थी। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में निर्विवादित नेता ने भी द्विराष्ट्र का विरोध किया। उनकी आवाज़ को दबा दिया गया और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को भी पाकिस्तान में मिला दिया गया। यानी लोगों ने कोशिश भी किया, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समुदाय ऐसे थे जो नहीं चाहते थे पाकिस्तान जाना, लेकिन हिंदुस्तान ने ये ऑप्शन रखा था कि भाई किसी भी अगर मुस्लिम को अगर इंडिया में रहना है वो इंडिया में रह सकता है और जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं। तो इस तरह से दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी। तीसरी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि पंजाब और बंगाल में बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक के कारण इन क्षेत्रों का विभाजन बेहद ही मुश्किल था और इन जिलों में भी विभाजन की धार्मिक आधार बनाया गया, यानी यहाँ पे भी धार्मिक आधार बना लिया गया। और 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि तक भी लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में है या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन का सबसे बड़ा त्रासदी का कारण बना। पंजाब और बंगाल का बंटवारा जब हुआ था इस समय, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों को पड़ा क्योंकि जो पंजाब का बॉर्डर था, है ना, तो उसको उस समय क्या था कि इधर से जो मुस्लिम लोग थे ये चले गए पाकिस्तान के साइड में और जो यहाँ पे हिंदू गैर मुस्लिम थे वो रिटर्न आ गए यहाँ पे। कभी कभी ऐसा हो जाया करता था कि दोनों में आपस में क्या होती थी, भिड़ंत हो जाती थी, है ना, रास्ते में चल रहे हैं आपस में विवादें होती थी, दोनों विवादें में एक दूसरे से लड़ाई कर लेते थे। तो विभाजन का चौथा जोड़ा, इस समय दोनों ही सीमाओं में अल्पसंख्यक की भारी संख्या थी। अल्पसंख्यक अगर दोनों सीमा की बात करते तो दोनों ही सीमाओं में क्या था, अल्पसंख्यक की भारी संख्या की। जैसे पाकिस्तान के इलाके में बहुत ही बड़ी संख्या में हिंदू और सिख समुदाय के लोग थे, जाहिर सी बात है, और वहीं भारतीय भूभाग पर लाखों मुसलमान थे। इस समय लोगों ने पाया कि वे अपने ही देश में विदेशी बन गए हैं और अल्पसंख्यक लोगों पर हमले भी हुए और इन हमले में कई ऐसे लोग जो थे जिनकी काफ़ी डेथ भी हो गया। कहा जाता है कि भाई रास्ते में जब चल रहे थे तो एक तरफ से जो है यहाँ से मुस्लिम समुदाय जो है पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से जब बंटवारे के बाद हिंदुस्तानी जो थे और वहाँ से रिटर्न होकर के इंडिया में आ रहे थे, तो इनको काफ़ी ज़्यादा ग्लानि हो रहा था कि हम अपने ही देश में पराया हो गए हैं। और कंडीशंस क्या थी कि कभी कभार ये जब इधर से इधर जाते थे और ये इधर से इधर आते थे तो रास्ते में ही आपस में लड़ाई कर लेते थे। कई जगहों पे ऐसा होता था कि आपस में भिड़ जाते थे। ठीक है, विभाजन के परिणाम देख, सबसे पहले क्या क्या विभाजन का परिणाम निकला। अब विभाजन का परिणाम यानी पूछ दिया जाता है कि विभाजन के क्या क्या परिणाम निकले, परिणाम बताओ। ठीक है, तो अभी हमने विभाजन के कारण पढ़ा था, अभी 4 कारण पढ़ा था, विभाजन के 4 कारण क्या क्या थे। अब हमारे पास आता विभाजन के परिणाम। ठीक है, बड़े स्तर पर आबादी का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हुआ, वो भी सी बात है। एक क्षेत्र से चल करके लोगों ने दूसरे क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा गए और यहाँ से उठ करके लोग यहाँ पे आए। ठीक है, तो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना और यहाँ से आना, उस समय भूखमरी और बेरोजगारी तो था ही, साथ साथ में लोगों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, भूखमरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उस समय। लोगों का पलायन करना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी उस टाइम पे कि लोग अगर पलायन कर रहे हैं तो कैसे करें। धर्म के नाम पर हुआ ये विभाजन बेहद त्रासदीपूर्ण था, जहां लोगों पर अत्याचार हुआ एवं बड़ी संख्या में लोग मारे गए। कोलकाता, अमृतसर, लाहौर जैसे क्षेत्रों में एक तरह के संप्रदाय अखाड़े में तब्दील हुए और हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे के आबादी वाले क्षेत्र में जाना छोड़ दिया। अभी मैंने बताया था, ठीक है, कि हिंदू के इलाके में मुस्लिमों की एंट्री बैन थी, मतलब नहीं जाया करते थे, और मुस्लिम इलाके में हिंदुओं नहीं जाया करते थे। इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा आपसी विवाद हो गया था कि कोई भी किसी और अन्य के क्षेत्र में जाने से डायरेक्टली मना कर देता था। दूसरा सबसे बड़ा परिणाम क्या था कि दोनों ही सीमाओं में अल्पसंख्यक को अपना घर छोड़ करके शरणार्थी बनना पड़ा। दोनों सीमा की अगर बात करते हैं तो जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय थी वो अपना क्षेत्र छोड़ करके, जो पाकिस्तान में थे हिंदू, वो हिंदुस्तान में आए, और जो हिंदुस्तान में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे समुदाय थे वो चले गए कहाँ पे, पाकिस्तान में, दोनों ही समुदाय में। अब वहाँ की अगर बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन सभी जो है सख्ती से पेश आने लगी थी। लोगों को अपना धर्म के हिसाब से अपनी सीमा में जाना था और यह उन्हें तय समय के अंदर ही करना था, इसलिए उन्हें यह दूरी पैदल ही तय करनी थी, तय की। यानी कहने का मतलब क्या था कि बहुत ही कम समय दिया गया लोगों को सोचने और समझने के लिए कि भाई आप कम समय लो
और जल्दी से जल्दी ये बताओ कि आपको हिंदुस्तान में रहना है या पाकिस्तान में रहना है। लोगों के दिमाग में ये सूझी नहीं चल रहा था, कि दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि मैं क्या करूं, मैं हिंदुस्तान के साइड में जाऊं या पाकिस्तान की तरफ में जाऊं। और इधर से पुलिस प्रशासन का दबाव अलग ही चल रहा था, और ये देश की स्थिति इतनी खराब चल रही थी उस टाइम पे, देश पूरी तरह से बदल चुका था। लोगों के समक्ष जो सामने जो चुनौतियां आई थी वो बहुत बड़ी समस्याएं आ गई थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि करूं तो क्या करें, आखिर कैसे इसे दूर किया जाए। ये इनके पास सबसे बड़ी समस्या आ गई थी। इस विभाजन के परिणाम से तीसरा सबसे आगे परिणाम आता है कि दोनों ही सीमाओं में औरतों को अगवा कर उनसे शादी करके धर्म परिवर्तन करवाया गया। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि औरतों को अगवा कर लिया जाता था, उनसे शादी कर लिया जाता था और उसके साथ साथ उनके धर्म को भी परिवर्तन कर दिया जाता था। कुछ परिवारों ने अपने घर की महिलाओं को स्वयं ही मार डाला, और ये बहुत ही बड़ी समस्या थी कि परिवार वाले जो थे घर की स्वयं महिलाओं को क्या करते थे, मार दिया करते थे। इनके सबसे बड़ा रीजन क्या था कि वो अपनी धर्म की बचाने के चक्कर में या अपनी इज्जत को लूटने से अच्छा वो समझते थे कि इससे तो अच्छा यही है कि इनको घर में ही मार दिया जाए। बड़ी संख्या में बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए। इन लाखों बेठिकान लोगों को सालों तक अब अपना समय शरणार्थी शिविरों में काटना पड़ा। यानी वो शरणार्थी शिविर में जाकर के बसे रहे, और इसके साथ साथ कई ऐसे जो लोग थे जिनके बच्चे जो थे माता पिता से अपने बिछड़ गए, वहाँ पे महिलाओं को जान से मार दिया जाता था, और कई ऐसे महिलाओं को वहाँ पे अगवा कर लिया जाता था, उनसे शादी कर लिया जाता था, धर्म परिवर्तन करवा लिया जाता था। यहाँ तक कि उस समय ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि महिलाओं और बहन बेटियों के साथ उस समय बलात्कार किया जाता था, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा स्थितियाँ खराब बनी हुई थी। उस समय जबरन उनसे धर्म परिवर्तन कराया जाता था। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या थी उस टाइम की, जो 1947 के समय में आई थी, और ये एक ऐसी समस्या थी जिससे निपटारा पाना मुश्किल नहीं, एक तरह का बहुत बड़ा समस्या था। दोनों सीमाओं के लेखकों, कवियों, उपन्यासकारों, फिल्म निर्माताओं ने अपनी कहानियां, कविताओं और फिल्मों के आधार पर उस समय में हुई मार पीट, विस्थापन और हिंसा का जिक्र किया। विस्थापन के दुखों को अभिव्यक्ति प्रदान की, और इन सब ने बंटवारे को दिल के टुकड़े हो जाना की संज्ञा दी। कहते हैं ना कि एक दिल का दो टुकड़े हो जाना, ऐसा हो गया था देश की स्थिति। और इनके पीछे, इनके बंटवारे के बाद जो लोगों की क्या स्थितियां बनी वो देखने लायक थी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इनकी बातें को सुना जाता है कि किस प्रकार से लोगों को रातों रात बंटवारा होता है, और लोगों को भनक तक भी नहीं लगती है कि हम हिंदुस्तान में हैं या पाकिस्तान में हैं, और इनके साथ इस तरह के बर्ताव होते हैं। ये देख करके दिल दहल सा जाता है कि कैसे ऐसा हुआ, किस तरह की ये कंडीशंस आई, लोग क्यों इन तमाम चीज़ों से निपटारा पाना चाहते थे। सभी प्रकार की वित्तीय संपदाओं का भी बंटवारा हुआ। वित्तीय संपदा यानी पैसों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं थी, जितनी भी संपदा था, जितनी भी संपत्ति थी, संपदा मतलब संपत्ति, उन तमाम चीज़ों का बंटवारा किया गया। यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। इस विभाजन में 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। यानी लोगों ने 80 लाख लोग जो थे अपना घर द्वार छोड़ करके अपने देश से दूसरे देशों की तरफ यानी पाकिस्तान की तरफ गए। 80 लाख लोग उस समय विभाजन के बाद। इस तरह से हमारे पास जो विभाजन था, विभाजन का सबसे बड़ा कारण जो हमने देखा कि विभाजन का कारण क्या क्या हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि विभाजन का परिणाम क्या हुआ। इस तरह से हमारे पास जो वो टॉपिक था वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है, और हमारे पास एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है रजवाड़ों का विलय। रीजंस क्या था कि अब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो अब हम भारत के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। भारत के बारे में, भारत किस प्रकार से एकजुट हुआ और भारत में रजवाड़ों का विलय किस प्रकार से हुआ, हम इन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ब्रिटिश राज के समय इंडिया 2 हिस्सों में विभाजित था। उस समय अगर बात करते हैं रजवाड़ों का विलय, रजवाड़ों मतलब रजाओं का विलय, रजवाड़ों का मतलब होता क्या है, रजाओं का विलय। रजाओं का विलय उस समय किस प्रकार से हुआ, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश राज के समय इंडिया 2 हिस्सों में विभाजित था। एक हिस्सा था ब्रिटिश प्रभुत्व वाला और दूसरा था भारतीय प्रांत, है ना, ब्रिटिश प्रभुत्व वाला भारतीय प्रांत। यानी एक भारतीय प्रांत था जो किसके अंडर आया करता था, ब्रिटिश प्रभुत्व के अंदर आया करता था, और दूसरा हिस्से में थे देसी रजवाड़े। यानी पूरी तरह से अगर देखा जाए तो भारत पे 2 लोगों का आधिपत्य काफ़ी ज़्यादा हुआ था। एक तरफ ब्रिटिशियन का था और दूसरी तरफ रजवाड़ों का था। यानी रजवाड़े भी लोगों पर शासन करते थे और ब्रिटिश सरकार भी लोगों के ऊपर शासन करती थी। ब्रिटिश प्रभुत्व के राज्यों में अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण था। जाहिर सी बात है, ब्रिटिश सरकार में ब्रिटिश प्रभुत्व में किसका था, अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण था, लेकिन रजवाड़ों में रजाओं का शासन था। इन रजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता को स्वीकार कर लिया था।
ब्रिटिश राज की अधीनता को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। यानी ब्रिटिश राज के द्वारा दी गई जितनी भी बातें थी उन तमाम बातों को इन्होंने स्वीकार कर लिया था कि ठीक है, आप हमारे यहाँ पे राज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और हम आपको हर तरह की सुविधाएं प्रदान कराएंगे। इन्होंने स्वीकार कर लिया था। वे केवल अपने राज्य का घरेलू शासन चलाते थे, यानी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने अपने राज्यों का घरेलू शासन चलाना शुरू कर दिया था। यानी रजवाड़ों का सिर्फ इतना ही काम होता था कि अपने राज्यों का जो घरेलू शासन है वही करेंगे हम लोग, अपने राज्य से मतलब है, हमें दूसरे राज्यों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। भारत साम्राज्य का 1/3 हिस्से में रजवाड़े आते थे। अगर देखा जाए तो भारत साम्राज्य जितना था उसके 1/3 हिस्से में क्या आया करते थे, ठीक है, रजवाड़े आया करते थे। और टोटल रजवाड़ों की अगर बात करें तो 565 रजवाड़े थे, ठीक है। रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, 565, टोटल 565 रजवाड़े हुआ करते। अब सबसे बड़ी क्या था कि इन रजवाड़े तो भाई अलग अलग शासन करते थे, लेकिन हमारे देश को एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए रजवाड़ों का विलय करना बहुत ही बड़ी समस्या थी कि उनको कैसे न कैसे करके इनको जोड़ा जाए, क्योंकि भारत अगर 565 रजवाड़ों में बटा हुआ है तो 565 रजवाड़ों के साथ अगर देश को अगर एकजुट करना बड़ा मुश्किल काम था। इन देशों को अगर इन राज्यों की अगर बात करते हैं, 565 क्षेत्रीय जो क्षेत्र बटे हुए थे, 565 रजवाड़े थे, इनको एकजुट करके, ठीक है, एक राज्य के रूप में बनाना बड़ा जरूरी हो गया था, ठीक है, और उनको एकजुट करना बड़ा मुश्किल काम था, ठीक है। तो ये काम जो सौंपा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गृह मंत्री थे, ठीक है। भारतीय सरकार की जो गृह मंत्री थे उस समय कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब कहते हैं क्या है कि आज़ादी के बाद सभी रजवाड़ों को भी ब्रिटिश अधीनता में से आज़ादी मिल गई थी, और ये कुल 565 रजवाड़े थे। और ये बात इन रजवाड़ों के राजाओं के ऊपर ही थी कि वे भारत या पाकिस्तान में से किस में शामिल हो सकते हैं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकते हैं। ये डिपेंड करता था कि रजवाड़ों के ऊपर कि क्या वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, क्या वो पाकिस्तान के साथ रहते हैं या स्वतंत्र होकर के रहना चाहते हैं। ये डिपेंड करता था उनके ऊपर, और इसी को एकजुट करना बड़ा मुश्किल काम था। यानी समस्या क्या क्या आई, उन तमाम समस्याओं के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अगले टॉपिक। रजवाड़ों के विलय के समय इस समय आई समस्या में इस तरह से धीरे धीरे काफ़ी राजाओं ने अपने राज्यों की स्वतंत्रता रखने की घोषणा कर दी थी। कई सारे राजाओं ने ऐसा कहा कि अपने आप को स्वतंत्र रख करके घोषणा कर दी थी कि भाई मैं तो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता हूँ, ना तो मुझे हिंदुस्तान के साथ रहना, ना तो मुझे पाकिस्तान के साथ रहना, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। जो अखंड भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा था। खतरा इसलिए था क्योंकि अगर ये अकेले रहते हैं तो कहीं ना कहीं तौर पे ये देश जो है, पाकिस्तान जो है, या बोल सकते हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं तौर पे इस पर अटैक करेगा या आतंकवादियों का अटैक होगा और वहाँ पे इसको अपने कब्जे में ले लेंगे, और वो अगर वो क्षेत्र अगर उनके कब्जे में जाएगा तो उनमें जान माल की काफ़ी ज़्यादा क्षति हो सकती है। कई ऐसी तमाम समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। त्रावणकोर के राजा जो राजा थे वो त्रावणकोर के जगह है त्रावणकोर, भोपाल के राजा और हैदराबाद के राजा निज़ाम ने अपने राज्यों को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और यहाँ के राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। त्रावणकोर के राजा, भोपाल के राजा और हैदराबाद के निज़ाम, इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था कि भाई मैं तो स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, चाहे आप कुछ भी करो, ठीक है, मैं नहीं सुनने वाला, है ना। इस स्थिति में नौबत यह थी कि भारत छोटे छोटे हिस्सों में बंटने जा रहा था, जहाँ की राजा अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के हित में नहीं थी, ठीक है। यानी अगर देखा जाए कि अगर ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो अब हिंदुस्तान के साथ रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक पूरा बड़ा सा देश देश के रूप में जुड़ा हुआ था, और उसी में से अगर ये अलग होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि भारत जो है, यानी भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहेगा। भारत तो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े में रहेगा। और अगर ये छोटे छोटे टुकड़े में रहता है तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ये सही है या नहीं है, ठीक है। इसमें सरकार का दृष्टिकोण क्या था, सरकार क्या चाहती थी रजवाड़ों से, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रजवाड़ों के कारण देश का बंटवारा कई छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया, जिसके खिलाफ सरकार ने रजवाड़ों पर सख्त रुख अपनाया, और रुख सरकार ने अपनाया, और सरकार का ये काम जो था वो जायज़ भी था। सरकार नहीं चाहती थी कि फिर से भारत जो है अलग थलग हो और भारत को इन तमाम जो घटनाएं हैं इनके सामना करना पड़े। फिर उस समय हुआ क्या कि मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में थी। मुस्लिम लीग जो थी वो मुस्लिम लीग जो थी उस समय किसके विरोध में थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में थी, ठीक है। यानी एक तरफ मुस्लिम लीग थी, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, ठीक है। लीग के अनुसार रजवाड़ों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। मुस्लिम लीग कहता था कि भाई रजवाड़ों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, वो उनका क्षेत्र है, वो अपने क्षेत्र को चाहे तो जो मर्जी वो करें, हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उनका कहना था कि नहीं, हम उनको एकजुट करके रखना चाहते हैं, और पूरे भारत को एकजुट करके हम रखना चाहते हैं, और पूरे भारत को एकजुट बनाकर रखना सही भी है। इस दौरान ही उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि मैंने पहले ही बताया था, ने ही
प्रयास किया कि किसी तरह रजवाड़ों के राजा भारत के साथ विलय के लिए राजी हो जाएं, और इस परिणाम स्वरूप अधिकतर रजवाड़े भारत में शामिल भी हुए। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जैसे तैसे करके सभी बहुत सारे ऐसे राजाएं जो थे, जो 565 रियासत में बटे हुए राजा थे, उनमें से बहुत सारे राजाओं को अपने साथ क्या कर लिया, शामिल कर लिया। ठीक है, उनको कई तरह की बोल सकते हैं कि कई ऐसे कारण थे जिस वजह से उनको एक साथ एकजुट कर लिया गया। अब कह रहे कि यह कार्य बेहद ही जटिल था। आज उस समय उड़ीसा राज्य जो उड़ीसा को आज ओडिशा के नाम से जाना जाता है, और इसमें उस समय तो 26 जो है रजवाड़े थे, और छत्तीसगढ़ में 15 रजवाड़े थे। इससे इन तीनों बात के बारे में भी पता चला। पहली, रजवाड़ों की जनता अपने राज्य का विलय भारत में चाहती थी। और अगर जनता की बात करते हैं, सबसे बड़ा 3 बात पता चला। पहले बात ये था कि रजवाड़ों की जनता जो थी वो क्या चाहती थी कि भाई भारत में इनका मतलब राज्यों का विलय जो हो किसके साथ, भारत के साथ। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या था इसमें, दूसरा था कि भारत सरकार का रवैया बेहद लचीला था। भारत सरकार का जो रवैया था बहुत लचीला था, और वे कुछ हिस्से में स्वायत्त देने के हक में भी थे। स्वायत्त मतलब अगर उनकी जो मांगे हैं उनकी पूरी करना। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ भी, और इस तरह का कंडीशन जम्मू कश्मीर में हुआ है। यानी जम्मू कश्मीर का मसला ये था कि वहाँ पे लोग ये मांग कर रहे थे, यानी वहाँ की सरकार ये मांग रही थी कि हमारा अपना एक अलग झंडा होगा, हमारा राष्ट्रगान अलग होगा। ठीक है, राष्ट्रगान उनका हमारा अलग होगा। ठीक है, हमारे राज्य के अंदर दूसरे जगह के भारत के किसी भी क्षेत्र के लोग आकर के यहाँ पे बसेंगे नहीं, रहेंगे नहीं, काम नहीं कर सकते हैं। काम करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस नहीं सकते, रह नहीं सकते हैं। इन तमाम क्राइटेरिया को भारत ने पूरा भी किया था, और उसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर को अपने साथ मिलाया भी था। तीसरा कारण क्या था कि विभाजन के कारण इलाकों के सीमांकन के लिए खींचतान बढ़ रही थी, जिससे क्षेत्रीय अखंडता का सवाल अहम बनता जा रहा था। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कार्य को कर दिखाया, जिसके लिए आज उन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है उनको। किसके? लौह पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि एक ऐसी लड़ाई लड़ी थी, ऐसे रजवाड़ों के साथ मिल करके रजवाड़ों के साथ एक ऐसे कंडीशंस बना दिए थे, ठीक है, कि पूरे रजवाड़ों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाया। ठीक है, और एकता और अखंडता के रूप में जो अलग थलग पड़ा हुआ था उसको एकता और अखंडता के रूप में उन्होंने बांध करके एकजुट कर दिया। 15 अगस्त 1947 से पहले ही रजवाड़े भारत में मिल गए। हुआ क्या था, देश आज़ाद होने से पहले ही रजवाड़े भारत में पूरी तरह से मिल गए, जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान से मिलती थी। उनकी सीमाएं क्या थी? आज़ाद हिंदुस्तान से मिलती थी। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किया गया। ये नाम आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, रजवाड़ों के विलय के लिए जो हस्ताक्षर पत्र बनाया गया था, उस हस्ताक्षर पत्र का नाम क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। याद करके रखना, ये पेपर में पूछा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था वो क्या था? तो विलय पत्र था। एक क्या कहा जाता है इसको? विलय पत्र। ठीक है, विलय पत्र जो रजवाड़ों के लिए लेकर के आया गया था। और हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर और कश्मीर की रियायतों का विलय बाकी रजवाड़ों के मुकाबले मुश्किल भरा रहा। यानी ये कुछ जगह ऐसे रहा जो अन्य अगर राज्यों का जो विलय हुआ है वो आसान तरीके से तो हो गया, लेकिन इन जगहों का जैसे हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, मणिपुर हो गया, कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इनका विलय जो है मुश्किल था। और मुश्किल था भी क्यों? क्योंकि रीजन से आगे चल करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता हमारे पास हैदराबाद का विलय। हैदराबाद का विलय ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में इसे पूछा जाता है। ठीक है, तो हैदराबाद का विलय कैसे हुआ? तो हैदराबाद की रियासत बहुत ही बड़ी और चारों ओर से भारत से घिरी हुई थी। ठीक है, अगर देखा जाए हैदराबाद को तो रियासत इसकी जो बहुत बड़ी थी, है ना, और उसके बाद क्या था कि चारों ओर से घिरा हुआ भी था। यानी ऊपर अगर देखें तो उत्तर भारत, और नीचे अगर ध्यान दें तो पूरे साउथ में ये जो है हैदराबाद इस साइड में था, और नीचे भी भारत था, भारत के लोग रहते थे, और यहाँ पे भी भारत है। चारों तरफ से ये घिरा हुआ था हैदराबाद। तो आज के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी इसका हिस्सा था। उस समय अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का सबका हिस्सा था उस समय। हैदराबाद के शासक का निजाम था। हैदराबाद के शासक उस समय कहा जाता था क्या? निजाम कहा जाता था। एवं निजाम हैदराबाद को स्वतंत्र राष्ट्र रखना चाहता था, और वहाँ का जो निजाम जो था, राजा जो था, अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था। इसी को लेकर नवंबर 1947 में भारत के साथ निजाम ने यथास्थिति बहाल करने के लिए समझौता किया, और इस दौरान ही हैदराबाद की प्रजा निजाम के शासन के विरुद्ध खड़ी हुई, और सबसे बड़ी संख्या में इस आंदोलन में महिलाएं आगे आई। महिलाएं जो थी इसमें काफ़ी ज़्यादा सामने निकल करके आई। आंदोलन को देखकर निजाम ने अपनी जनता के खिलाफ अर्धसैनिक बल
दस्ता भेजा और इस दल को रजाकार कहा जाता है। जिस दल को अर्धसैनिक बल को भेजा था उस दल को रजाकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजाकार। और यह दल गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाते हैं। रजाकार जो थे वो क्या करते थे, जो गैर मुस्लिम थे ना उनको क्या करते थे ये, ठीक है, अपना निशाना बनाते थे। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने यहाँ आकर के रजाकार पर काबू पा लिया। यानी 1948 में, ठीक है, भारतीय सेना ने क्या किया, यहाँ आकर के रजाकार पर काबू पा लिया। निजाम के आत्मसमर्पण के बाद ही हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया और इस तरह से हैदराबाद का विलय संभव हुआ। आता है मणिपुर का विलय। मणिपुर का विलय जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी जो टॉपिक है ये पेपर में काफ़ी आने का चांसेस होता है। देखो, सबसे पहले इसमें मणिपुर के जो शासक उस समय थे, जो राजा जो थे, जिनका नाम था बोधचंद्र सिंह, यानी मणिपुर के राजा को क्या कहा जाता है, बोधचंद्र सिंह उनका नाम था। उन्होंने क्या किया था कि आज़ादी के कुछ दिन पहले ही भारत में विलय के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यानी उन्होंने सहमति बनाई थी कि मैं भारत में विलय होना चाहता हूँ। इसके लिए मणिपुर के आंतरिक स्वायत्त बरकरार रखने की बात की गई थी। यानी मणिपुर की जो आंतरिक स्वायत्त है, जो पहले से जो सभ्यता चल रहा है, जिस तरीके से काम चल रहा है, वो सारी चीज़ वैसे के वैसे ही बना रहेगा, बस भारत के साथ मणिपुर जुड़ जाएगा। जून 1948 में बोधचंद्र सिंह ने जनता के दबाव के कारण यहाँ देश के पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कराया। यानी 1948 में बोधचंद्र सिंह ने जनता के दबाव में आए और जनता के दबाव में आकर के यहाँ पे वयस्क मताधिकार कराए, मतलब वोटिंग कराई, है ना। यानी पहली बार वोटिंग कराने का जो श्रेय जाता है वो मणिपुर को ही जाता है। यानी कहा जाए कि सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार कब किया गया था, तो 1948 में कहाँ पे कराया गया था, तो मणिपुर में हुआ था। जिसके माध्यम से यहाँ संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। यानी उस समय यहाँ पे क्या हो गया कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई। मणिपुर विधानसभा में इसके भारत में विलय को लेकर के खासे मतभेद देखने को मिले हैं। मणिपुर कांग्रेस दूसरी राजनीतिक पार्टियों के विपरीत इसका विलय भारत में कराना चाहती थी। यानी मणिपुर कांग्रेस जो है दूसरी राजनीतिक पार्टियों के विपरीत इसका विलय भारत में क्या करना चाहती थी, कराना चाहती थी। इसके बाद 1947 में मणिपुर के निर्वाचित विधानसभा से पूछे बिना भारत सरकार ने राजा से भारत में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर करा लिए और इसके असर मणिपुर में नकारात्मक रहा। लोगों में क्रोध और नाराजगी बढ़ गई, जो आज भी देखी जा सकती है। यानी लोगों के बिना पूछे हुए राजा ने डायरेक्टली क्या कर दिया, है ना, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षर कर दिया, जिससे वहाँ के जो लोग जो थे वो नाराज हो गए और उनकी और ये जो है रीजन्स आज भी उनके यहाँ पे नकारात्मक बना रहता है। राज्यों का पुनर्गठन, इसमें बात करते हैं तो रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद अब राज्यों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती सामने खड़ी थी। यानी एक समस्या खत्म हो रहा था तब तक दूसरी समस्या स्टार्ट हो जाता था। अब यहाँ पे रजवाड़ों का तो विलय हो गया, रजवाड़ों का विलय एक साथ करा लिया गया। रजवाड़ों का विलय कराने के साथ साथ राज्यों के आंतरिक सीमाओं का तय करने की चुनौती सामने आई थी। अब राज्यों की आंतरिक जो सीमा है वो कैसे तय किया जाएगा कि कहाँ तक की सीमा जो होगी वो एक राज्य का होगा और दूसरे राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक की होगी, एक बहुत बड़ी समस्या थी। सरकार सीमाओं को इस तरह तय करना चाहती थी कि देश की सांस्कृतिक बहुलता का दर्शन भी किया जा सके। यानी देश की जो सांस्कृतिक जो बहुलता है उसको भी क्या किया जा सके, दर्शन किया जा सके और इसकी एकता भी बरकरार रहे। यानी कहने का मतलब एक ऐसे राज्यों का अलग अलग गठन किया जाए, उनकी सीमाओं को ऐसे तय किया जाए जिससे कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत भी ना हो और हर राज्य अपने इच्छा अनुसार अपने तौर तरीके से अपने सांस्कृतिक यानी अपने धर्म को अच्छा आसान तरीके से मना सके और काम उस पर सही तरीके से कर सकें और उनके बीच में एक एकता और अखंडता कैसे बनी रहे, इन तमाम चीज़ों के बारे में वो यहाँ पे काम करते रहे। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतों की सीमाओं प्रशासनिक सुविधा अनुसार की गई थी, जिसके आज़ादी के बाद स्वीकार्यता प्राप्त नहीं हो सकी एवं इसी कारण देश में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और इसी कारण से देश में भाषा के आधार पर क्या कर दिया गया, राज्यों का पुनर्गठन किया गया। कि नागपुर में एक अधिवेशन हुआ, एक मीटिंग हुआ कांग्रेस का, जिसमें क्या हुआ, सबसे पहले राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन की बात की गई। यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया था 1920 में। 1920 ईस्वी में इसमें विचार विमर्श किया गया कि भारत में जो राज्यों का गठन होगा वो किस आधार पे होगा, भाषा के आधार पर होगा। इसके बाद भाषा को ही राज्यों का पुनर्गठन का आधार मान लिया गया और इसी आधार पर भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन। यानी कहने का मतलब तो तमिल जहाँ पे बोला जाता है तमिल भाषा तो तमिलनाडु उसका नाम रख गया, है ना। पंजाबी जहाँ पे बोला जाता है तो पंजाब रख दिया गया उसका नाम। हरियाणा जिसको बोला जाता है, हरियाणवी भाषा लैंग्वेज जहाँ पे बोला जाता है हरियाणा नाम रख दिया गया। ऐसे जहाँ पे बिहारी लैंग्वेज बोला जाता है उसको बिहार रख दिया गया। इस तरह से तमाम जगहों पे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, हालांकि ये भय भी बना हुआ था कि यदि भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए तो अव्यवस्था फैल जाएगी और ऐसे भी कहा गया था कि देश की सामाजिक आर्थिक समस्याओं से ध्यान भटक सकता है और इसी कारण केंद्र ने
इस मुद्दे को स्थगित कर दिया, है ना। और इस तरह से देखो, अगर कहा जाता है कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन अगर होगा तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से तमाम जगहों पे अव्यवस्थाएं फैल जाएगी। अव्यवस्थाएं के साथ साथ लोगों के बीच में कई तरह के विवाद उत्पन्न हो जाएगा। अगर लोगों के बीच में अगर विवाद उत्पन्न होता है तो एकजुट करना, काम करना मुश्किल ही नहीं, एक तरह का क्या होगा, नामुमकिन हो जाएगा। और इस तरह से केंद्र सरकार ने इसे स्थगित कर दिया, यानी मना कर दिया कि भारत में राज्यों का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। मद्रास में तमिल भाषी क्षेत्र में विरोध शुरू हो गया और इसी वजह से क्या हुआ कि मद्रास जो है, मद्रास आज मद्रास को हटा दिया गया है, मद्रास का नाम बदल दिया गया है, ठीक है, और आज तमिलनाडु के नाम से इसे जाना जाता है। तो तमिल भाषी क्षेत्र में विरोध शुरू हो गया और विशाल आंध्र आंदोलन ने आवाज़ उठाई कि अब क्या हुआ, आंध्र आंदोलन हो गया, विशाल बहुत बड़ा आंध्र आंदोलन शुरू हुआ और इसमें आवाज़ उठाई गई कि मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषी इलाकों में आंध्र प्रदेश नाम का नया राज्य बनाया जाए। अब क्या कहा गया कि तेलुगु भाषी, यानी जहाँ पे तेलुगु भाषा बोला जाता है वहाँ पे आंध्र प्रदेश नाम का एक नया राज्य बनाया जाए और इसके पक्ष में मद्रास की सभी राजनीतिक शक्तियाँ थी। लेकिन इसके लिए संदेह में थी, केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। कांग्रेस के नेता पोट्टी श्रीरामुलु अपनी मांग को मनवाने के लिए अनिश्चित काल की भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई और 1952 ईस्वी में आंध्र आंदोलन के बाद देश में सबसे पहले भाषा पर आधारित राज्य का गठन हुआ। अगर कहा जाए कि देश में सबसे पहले भाषा पर आधारित राज्य कौन सा है तो नाम बताना कौन सा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। प्रदेश के बाद भारत में दूसरे राज्यों का भाषा के आधार पर गठन होना शुरू हुआ और इससे 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। यानी अब देखा गया कि पहली बार 1952 के समय में, ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। आंध्र प्रदेश का जब गठन हुआ तो आंध्र प्रदेश के गठन के बाद, ठीक है, अब भाषा के आधार पर, ठीक है, राज्यों का गठन करना शुरू किया गया और इस तरह से राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कर दिया गया 1953 में। और इस आयोग ने यह निर्धारित किया कि राज्यों का गठन वहाँ बोले जाने वाली भाषा के आधार पर ही होगा और यह निर्णय ले लिया गया कि भाषा के आधार पर ही गठन होगा और वो भाषा होगी जो वहाँ पे भाषा बोली जाती है। 1956 में आई इसकी एक रिपोर्ट के आधार पर पुनर्गठन नियम पास होने के बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और इस तरह से 1956 के समय तक एक डेटा आया। उस डेटा के अकॉर्डिंग 14 राज्यों का गठन किया गया और प्लस में 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। और इस तरह से भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया गया। राज्यों के पुनर्गठन के समय यह आशंका थी कि नए भाषाई राज्यों में अलगाववाद पनपने लगेगा और 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं पर इसकी असर होगा। महात्मा गांधी ने यह बात बोला था कि यदि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं पर इसका असर होगा। साथ ही क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से लोकतंत्र मजबूती मिलेगा। लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव कराने से नहीं होता, इसके तात्पर्य देश के विभिन्नता की पहचान कर उस आधार पर निर्णय लेने से है। यानी कहा जाता है कि लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव करने से नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब चुनाव करने से नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह है कि देश की विभिन्नता को, देश की जो विभिन्नता है उसको पहचान कर उस आधार पर निर्णय लेने से है। यानी उस आधार पर निर्णय किस प्रकार से लिया जाएगा वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हमें राज्यों का गठन के बारे में बात करेंगे। राज्यों का गठन, कौन से राज्यों का गठन कब हुआ, यानी जो पहले मूल राज्य जो हुआ करता था उस समय, जिसको हम बम्बई बोलते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात। ये देखो इसमें क्या था, बम्बई में महाराष्ट्र और गुजरात दोनों आया करते थे पहले। तो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की जो स्थापना हुआ था 1960 में हुआ था। असम, जिसे आज हम नागालैंड के नाम से जाना जाता है, नए राज्य जो असम से निकलकर बना वो क्या था, नागालैंड था, जो 1963 में बना था। बृहद पंजाब, बड़ा सा पंजाब जो था उस समय, उसमें से 2 राज्य निकलकर सामने आए, हरियाणा और पंजाब, जो 1966 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। बृहद पंजाब में हिमाचल प्रदेश का भी नाम आता है, जो 1966 ईस्वी में तीनों एक दूसरे से अलग हो गए, ठीक है। ये पहले बृहद पंजाब में पूरा आया करता था। असम से निकला हुआ मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, 1972 में 3 राज्यों का गठन हो गया। असम से मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, यानी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों एक दूसरे से अलग हो गए 1987 के समय में। मिजो, है ना, कहा जाता है। इसमें राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच में एक बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद इसे 1987 में इसे, ठीक है, अलग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड 2000 ईस्वी में गठन हुआ था इसका। बिहार से झारखंड निकला और इसमें इसका भी गठन 2000 ईस्वी में हुआ था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से निकला हुआ छत्तीसगढ़ है। नए राज्य का गठन हुआ मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, जिसमें 2000 ईस्वी में बना था। आंध्र प्रदेश जो आज तेलंगाना राज्य निकल कर सामने आया, जो 2014 ईस्वी में है। करेक्ट डेटा है और ये पूछे जाने के चांसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। और इस तरह से हमारा चैप्टर जो हो गया वो समाप्त हो गया। और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे हमने इसमें डिस्कस किया। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर्स लेकर के आएंगे, जिससे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा।